आज के वीडियो में पुमंग अथवा एंड्रोसियम को समझाएंगे, यानी पुष्प के नर जनन अंग को समझाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने पुष्प की संरचना को डिटेल से समझाया था और लिखना भी बताया था कि कैसे लिखेंगे। तो आज भी पहले समझाएंगे और इसके बाद इसको लिखना बताएंगे कि कैसे लिखेंगे परीक्षा में। तो देखिए, ये पुष्प है और पुष्प में 4 प्रमुख भाग मैंने बताए थे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब इसमें से पुष्प का जो नर जनन अंग होता है, ये जो है ये नर जनन अंग है, नर जननांग होता है पुष्प का, और इसे क्या कहते हैं तो पुमंग कहा जाता है। इन सभी को मिला करके, इन सभी को 1 2 3 4 देखिए मैंने अलग कलर के बनाए हुए हैं, इसलिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दें, वरना ये रेड कलर के ही होते हैं। तो ये नर जनन अंग हैं पुष्प के, जिन्हें पुमंग कहा जाता है। लेकिन अगर इसमें से एक की बात की जाए, किसी एक की, तो एक को क्या कहा जाता है पुंकेसर। देखिए एक यहां मैंने निकाला है, जैसे इसको यहां से निकाल लें, इसको यहां से मैंने निकाल लिया इस तरह से, और यहां देखिए बनाया हुआ है। तो एक को क्या कहेंगे पुंकेसर कहेंगे, एक को पुंकेसर कहा जाता है, सबको पुमंग या एंड्रोसियम कहा जाता है। अब पुंकेसर को अंग्रेजी में स्टामेन कहते हैं, स्टामेन। तो ये जो पुंकेसर है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किसका, तो पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, स्टामेन या पुंकेसर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो पुमंग होते हैं, पुमंग का निर्माण पुंकेसरों से मिलकर होता है। ये एक पुंकेसर है, तो कई सारे जब मिल जाते हैं तो पुमंग या एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं। अगर पुमंग की परिभाषा कोई कहे तो क्या बताएंगे, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, ऐसे लिखेंगे, जो आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट, या जो पुष्पीय पौधे कह लो, पुष्पीय पौधे, चाहे पुष्पीय पौधे कहो, चाहे आवृत बीजी पौधे कहो, चाहे अंग्रेजी में एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहो। तो जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, आवृत बीजी पौधों में पुष्प का नर जनन अंग होता है, नर जननांग होता है, या नर जननांग पुमंग कहलाता है। ऐसे कर सकते हैं, यहां पर पुमंग लिख सकते हैं। तो इसी पुमंग के बारे में डिटेल से समझाना है आपको। अब देखिए इसको मैंने अलग निकाल लिया है। अगर ये और मेच्योर हो जाता है, ये जैसे और ज्यादा मेच्योर हो गया, तो एक पुंकेसर जो होता है या स्टेमेन जो होता है, इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक तो ये परागकोश होता है, परागकोश, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एंथर कहा जाता है। परागकोश को अंग्रेजी में एंथर कहा जाता है। और ये जो बीच वाला भाग मैंने दर्शाया हुआ है, इसे योजी कहते हैं, योजी यानी कि कनेक्टिव। और ये जो नीचे वाला डंठल वाला भाग होता है, इसे पुतंतु कहा जाता है, पुतंतु यानी कि फिलामेंट। तो जो पुंकेसर है, मुख्य रूप से इसके 3 भाग हो गए, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। यानी परागकोश ऊपर का फूला हुआ भाग है, और बीच में दोनों परागकोश पालियों को जोड़ने वाला कनेक्टिव या योजी होता है, और ये पुतंतु या फिलामेंट होता है। आपको बता दें कि अगर परागकोश को यहां से कट कर दिया जाए, यहां से काट करके देखा जाए, तो देखिए इस तरह से कुछ दिखाई देता है। इसी परागकोश को बड़े में मैंने इसको कट करके दिखाया, जैसे अनुप्रस्थ काट ली जाती है, बिल्कुल वैसे ही कट करके यहां पर दिखाया गया है। तो इसमें 2 पालियां दिखाई देती हैं। इसको जब कट करते हैं तो देखिए एक पाली तो ये हो गई पूरी, और दूसरी पाली ये हो गई। तो परागकोश की अनुप्रस्थ काट में 2 पालियां होती हैं। पालियां कहो चाहे लोब्स कह दो, लोब्स भी है ये। तो 2 पालियां होती हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, और इन दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य कनेक्टिव करता है, योजी करता है। देखिए जो बीच में होता है, इन दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, कनेक्टिव या योजी करता है। और आपको बता दें, इन दोनों पालियों में देखिए 2-2 कोष्ठक हैं, 2 इधर हैं 2 इधर हैं। प्रत्येक पाली में 2-2 कोष्ठक हैं। इस पाली में भी 2 हैं, इस पाली में भी 2 कोष्ठक हैं, या कोष्ठक को आप चैम्बर भी कह सकते हैं। तो ये जो चैम्बर होते हैं, ये इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें परागपुट कहा जाता है। ये जो चैम्बर हैं, इन्हें परागपुट कहते हैं, परागपुट। या फिर इन कोष्ठकों को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है, लघु बीजाणुधानी।
धानी कहा जाता है और लघु बीजाणु धानी को अंग्रेजी में माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। तो ये जो चारों छिद्र होते हैं इसके अंतर्गत जो 4 कोष्ठक होते हैं, इन्हें परागपुट यानी पॉलन सैक या फिर लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। चाहे आप परागपुट कहो, चाहे लघु बीजाणुधानी कहो, यानी चाहे पॉलन सैक कहो, चाहे माइक्रोस्पोरेंजियम कहो, ये इनका नाम होता है। और इस प्रकार से कुल इसमें 4 परागपुट होते हैं, यानी 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर के एक पुंकेसर में या एक पुंकेसर के परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, एक पुंकेसर के परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। और इन लघु बीजाणुधानियों में ये जो आप देख रहे हैं ये पराग कण हैं, इन लघु बीजाणुधानियों में पराग कणों का निर्माण होता है। तो ये जो लघु बीजाणुधानी हैं, लघु बीजाणुधानी कहो, चाहे पराग पुट कहो, चाहे माइक्रोस्पोरेंजियम कहो, सब एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, यानी कि पराग कण को क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। या फिर आप कह सकते हो लघु बीजाणुधानी के नाम से ही लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ये लघु बीजाणु होते हैं। पराग कणों को लघु बीजाणु भी कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहें तो माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, माइक्रोस्पोर भी इसी को कहा जाता है। आपको बता दें कि सामान्य रूप से देखा जाए तो इसमें 4 परागपुट यानी कि 2 परागकोश पाली होती हैं, ये प्रत्येक में 2-2 होती हैं, सामान्य है। और जब सामान्य रूप से ऐसा होता है 2 परागकोशक पाए जाते हैं तो इसे द्विकोष्ठकीय कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, द्विकोष्ठकीय कहा जाता है, यानी डाइथिकस कहा जाता है, डाइथिकस परागकोश कहा जाता है, डाइथिकस। और ये किसमें होता है डाइथिकस, तो सरसों में पाया जाता है, मटर है, सरसों मटर आदि में, यानी पुंकेसर में जब 2 पराग कोशक पाए जाते हैं एक इधर तो उसे द्विकोष्ठकीय या डाइथिकस कहते हैं, जैसे सरसों मटर आदि में। और जब पुंकेसर में एक पराग कोशक हो, एक ही पराग कोशक हो, तो एक पराग कोशक होने पर उसे क्या कहते हैं, एक कोष्ठकीय कहा जाता है, या मोनोथीकस कहा जाता है, मोनोथीकस। और ये किसमें होता है, तो जैसे गुड़हल है, गुड़हल में होता है। अब चलिए इस परागकोश की अनुप्रस्थ काट की सूक्ष्मदर्शी चित्र को अच्छे से समझा देते हैं। तो देखिए ये जो परागकोश है इसको कट करके, यानी टीएस सेक्शन इसका लेकर के यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह से ये परागकोश की अनुप्रस्थ काट की संरचना है, ये सामने से टीएस सेक्शन लिया गया है और दिखाया गया है अनुप्रस्थ काट का। ये जो परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है ये मुख्य रूप से 5 भागों का बना होता है, 5 भागों का बना होता है। अब कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे पहला भाग देखिए एपिडर्मिस होता है। ये जो एपिडर्मिस है इसे बाह्य त्वचा भी कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहा जाता है। ये किनारे की ओर होती है, बिल्कुल इस तरह से इसकी कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकीय स्तर होता है, इस तरह से होता है। तो इसे एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहा जाता है। ये चारों ओर से इसको घेरे रहती है, एक किनारे की तरफ होती है। एक कोशिकीय बाह्य परत है, कैसी है, एक कोशिका की बनी है तो एक कोशिकीय बाह्य परत होती है, एक कोशिकीय बाह्य परत है, एक कोशिका की बनी है इसलिए एक कोशिका हो गई। और फिर इसके बाद में ये वाली जो आप परत देख रहे हैं, ये देखिए ये वाली जो आप परत देख रहे हैं इसके बाद में ये वाली, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे एंडोथीसियम कहा जाता है। एंडोथीसियम को क्या कहा जाता है हिंदी में, अंतस्थीसियम कहा जाता है, एंडोथीसियम। यानी कि इसके बाद वाली जो थोड़ा सा चौड़ी सी कोशिकाएं हैं ये इस तरीके की कोशिकाएं होती हैं। जैसे ये कोशिका थी, ये पहले एपिडर्मिस थी
और एपिडर्मिस के बाद में ये कोशिकाएं इस तरीके की कुछ होती हैं, इस तरह से बड़ी बड़ी सी चौड़ी चौड़ी सी थोड़ा सा बनी होती हैं। तो ये भी एक कोशिकीय ही होती है। जो एंडोथीसियम है ये भी एक कोशिकीय परत है, यानी केवल एक कोशिका स्तर की बनी होती है। लेकिन इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? इसकी कोशिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं। देखिए बड़ी बड़ी मैंने बनाई, बड़ी बड़ी होती हैं और अरीय होती हैं, यानी कि रेडियल होती हैं। और आपको बता दें, जब परागकोश ये पक जाता है, जब परिपक्व हो जाता है या जब मेच्योर हो जाता है, तो इसी एंडोथीसियम की सहायता से ही फटता है। ये एंडोथीसियम कहीं पर पतला पतला सा रह जाता है, बस वही भित्ति से फट जाता है और ये सब बिखरने लगते हैं। और जहां से ये फटता है उस फटने वाले स्थान को स्टोमियम कहा जाता है। जहां से फटता है उस फटे हुए स्थान को क्या कहते हैं? स्टोमियम कहा जाता है। जहां से फटेगा, देखिए पहला स्तर मैंने बताया एपिडर्मिस होता है, यानी कि बाह्य त्वचा होता है पहला। और दूसरा स्तर है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम हो जाएगा। और तीसरा स्तर क्या होगा? तीसरा स्तर इसमें मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर यानी कि मध्य परतें, मध्य परतें। तो मध्य परतें 2 से 3 तक होती हैं। ये सामान्यतः 2 से 3 तक होती हैं और वर्गाकार होती हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये कोशिकाएं हैं, 1 2, यहाँ पर 2 ही दिखाई गई हैं। और ये एंडोथीसियम से भीतर की ओर होती हैं। देखिए सबसे ऊपर एक कोशिकीय परत एपिडर्मिस होती है, उसके बाद एक कोशिकीय परत एंडोथीसियम होती है, और उसके बाद में ये देखिए ये एपिडर्मिस थी, इसके बाद में एंडोथीसियम थी, इसके बाद में मध्य स्तर की 2 से 3 परतें पाई जाती हैं। इसलिए कहा गया कि ये एंडोथीसियम के भीतर की तरफ होती है और परिपक्व परागकोश में ये परतें गल जाती हैं। जब परिपक्व हो जाता है, जब मेच्योर हो जाता है परागकोश, तो मध्य स्तर की जो परतें होती हैं ये गल जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं, ताकि फटने में आसानी रहे। और इसके बाद में चौथी परत हो जाएगी टेपिटम। चौथी परत कौन सी होगी? टेपिटम। ये देखिए ये चौथा हो जाएगा टेपिटम। तीसरा ये था, पहला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर और चौथा टेपिटम हो जाएगा। तो ये जो लघु बीजाणुधानी थी चारों, ये देखिए चारों लघु बीजाणुधानी हैं या परागपुट हैं। परागपुट कहो चाहे लघु बीजाणुधानी कहो, लघु बीजाणुधानी चाहे अंग्रेजी में माइक्रोस्पोरेंजियम कह दीजिए। तो इसी के अंदर देखिए ये टेपिटम वाली लेयर होती है। ये देखिए ये जो कोशिकाएं आपको दिख रही हैं थोड़ा सा बड़ी बड़ी सी, ये टेपिटम होती है और यह मध्य परतों के बाद होती है। मध्य परत यहाँ थी, मध्य परतों के बाद में टेपिटम होती है। और आपको बता दें इसकी कोशिकाएं बिल्कुल सटी सटी सी होती है, एकदम सटी रहती है। देखिए एकदम चिपकी हुई होती हैं, सटी सटी सी होती हैं। और इसकी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक होते हैं, यानी जो इसकी कोशिकाएं होती हैं उसमें कई सारे केंद्रक पाए जाते हैं, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। और ये करती क्या है? टेपिटम का कार्य भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये करती क्या है? तो जो पराग कण होते हैं उनको पोषण प्रदान करती हैं। पराग कणों को ये पोषण प्रदान करती हैं या पोषण देती हैं, आप कह सकते हैं। यानी कि जो लघु बीजाणु होते, पराग कणों को लघु बीजाणु कहा जाता है या माइक्रोस्पोर कहा जाता है। तो जो लघु बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणुओं को पोषण देती हैं। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो जिन कोशिकाओं से लघु बीजाणु बनते हैं उनको पोषण देती हैं, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण देती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से परागकणों का निर्माण होता है, तो इनको पोषण देंगे, इस तरह से परागकण बन जाएंगे। अब इसके बाद में चौथे के बाद एक भाग और होता है, ये वाला भाग, यानी टेपिटम के बाद में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं या पॉलन मदर सेल्स होती हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल जिनसे परागकणों का निर्माण होता है या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, उन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है या पॉलन मदर सेल कहा जाता है। तो इससे लघु बीजाणु बनते हैं। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, इससे अर्धसूत्री विभाजन के बाद, अर्धसूत्री विभाजन के बाद पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों का निर्माण यानी लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। अब चलिए इतने से भाग को अच्छी तरीके से आपको दिखा करके एक बार और समझा देते हैं। देखिए थोड़े से भाग को, एक भाग को यानी कि एक इसमें जो परागपुट था, एक परागपुट को दिखाया गया है या एक लघु बीजाणुधानी को दिखाया गया है। तो इसमें देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये है एपिडर्मिस और ये सबसे बाहरी परत होती है, इस तरह से चारों ओर होती है। एपिडर्मिस के बाद में एंडोथीसियम होती है,
एंडोथीसियम ये भी एक कोश की परत है, एपिडर्मिस भी एक कोश की परत थी। एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं थोड़ा सा बड़ी बड़ी सी होती हैं, और एंडोथीसियम के बाद जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर की 2 से 3 परतें होती हैं। जो मिडिल लेयर कोशिकाएं होती हैं इसकी 2 से 3 परतें होती हैं, लगभग में वर्गाकार होती हैं। और इसके बाद में देखिए टेपिटम होता है, और आपको बता दें ये कोशिकाएं बिल्कुल सटी हुई होती हैं। और इसके बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, और इन्हीं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं, या माइक्रो स्पोर बनते हैं, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, परागकण बनते हैं। चाहे परागकण कहो, चाहे माइक्रोस्पोर कहो, चाहे लघु बीजाणु कहो, सब एक ही बात है। तो इनका निर्माण होता है। तो इस तरह से परागकोश की आंतरिक संरचना हो जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, जो एक पुष्प होता है, एक पुष्प में जो पुमंग है, पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है। यानी आवृत बीजी पौधों में या पुष्पीय पौधों में पुष्प का नर जनन अंग पुमंग होता है या एंड्रोसियम होता है, और इसकी एक इकाई को पुंकेसर या स्टेमेन कहा जाता है। और ये जो पुंकेसर है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर होता है। यदि इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखा जाए तो बड़ा करके जब आप देखोगे तो उसके 3 भाग दिखाई देते हैं, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। यानी जो ऊपरी फूला हुआ भाग है इसे परागकोश कहते हैं, बीच वाले भाग को जो दोनों परागकोश पालियों को जोड़ता है उसे कनेक्टिव कहते हैं या योजी कहते हैं, और इसके बाद जो डंठल होता है उसे फिलामेंट या पुतंतु कहा जाता है। अगर इसको और थोड़ा सा कट करके बीच से देखा जाए तो इसमें देखिए ये 2 पालियां दिखाई देती हैं, और प्रत्येक पाली में 2-2 प्रकोष्ठ होते हैं या 2-2 पुट होते हैं, 2-2 छिद्र होते हैं कह लीजिए। इस प्रकार से कुल 4 छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को परागपुट या लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। यानी एक पुंकेसर के परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। लघु बीजाणुधानी को परागपुट भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाता है, और पराग कणों का निर्माण इसी के अंदर होता है, यानी इसी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब अगर टीएस सेक्शन आप एंथर को देखा जाए, यानी परागकोश की अनुप्रस्थ काट को देखा जाए, तो परागकोश की अनुप्रस्थ काट जो होती है इसमें मुख्य रूप से 4 स्तर होते हैं, मुख्य रूप से, लेकिन एक और भी होता है। 4 स्तर कौन कौन से होते हैं? सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस होती है, एक कोश के स्तर होता है। इसके बाद में अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम होता है, जो थोड़ा सी बड़ी कोशिकाएं होती हैं, ये भी एक कोश के स्तर होता है। और इसके बाद में मध्य परतें होती हैं जो 2 से 3 लेयर में होती हैं, और इसके बाद में टेपिटम होती है। तो जो बाह्य त्वचा है इसमें लिखेंगे एक कोश की परत है, और इसमें सदैव एंटीक्लाइनल विभाजन होता है। और फिर अंतस्थीसियम लिखेंगे तो ये भी एक कोश की परत है, परंतु इसकी कोशिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं, अरीय होती हैं, और परागकोश के परिपक्व होकर फटने वाले स्थानों पर कोशिका भित्ति पतली रह जाती है। इस स्थान को स्टोमियम कहा जाता है। यहीं से परागकोश बाहर निकलते हैं। और इसके बाद में जो मध्य परतें होती हैं, जो मिडिल लेयर्स होती हैं, इनमें सामान्यतः 3 से 5 तक वर्गाकार कोशिकाओं की परतें मिलती हैं, और ये एंडोथीसियम के भीतर की तरफ होती हैं, और परिपक्व परागकोश में ये गल जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं। और इसके बाद टेपिटम में लिखेंगे कि यह मध्य परतों के बाद लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से सटी हुई परत होती है, और इसकी कोशिकाओं में 1 से अधिक केंद्रक भी हो सकते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का पोषण करना होता है। और इसके बाद में अंतिम आप भाग बता सकते हैं कि पराग प्रकोष्ठ या पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर। तो इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है, और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 पराग कण बनते हैं। तो आशा है आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।